अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक जो है वो है हाउ टू बिल्ड अ पिच डेक एंड दिस इज रेलेवेंट फॉर यू फॉर बोथ योर प्रेजेंटेशन जो आप लोग बुक रिपोर्ट देने जा रहे हैं एज फार एज स्टाइल एंड डिजाइन इज कंसर्न, एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो आपका मेन बिजनेस आइडिया है जिसको एक कम्युनिकेट करना है आपको। तो मैंने आपको जैसे क्लास में बताया था कि जो बिजनेस प्रपोजल है वो डिफरेंट होता है, जो आप सॉरी बिजनेस प्लान जो है आपका इट इज डिफरेंट देन द पिच डेक फॉर वन बेसिक रीजन। business plan जो आपका होता है, it is capturing all the data, all the planning, all the necessary ideas in a documentary form। जो आपकी pitch deck होती है वो एक स्टोरी सुना रही होती है, वो ये कर रही होती है आपके जो कस्टमर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो क्या कर रही होती है, उनको इंगेज कर रही होती है कि देखें मेरा जो आइडिया है, जिस चीज में मैं काम कर रहा हूँ, that is totally revolutionary, it is totally new, nobody else has ever thought of this, and how is your idea the one which is actually going to be the most innovative, yeah, the most cutting edge, and why they should either buy from you or why should they invest in your idea। तो जो अभी हमारा पर्पस है ये करने का वो इसलिए कि अगर आप लोग अपने आइडिया को लेके आगे जाना चाहते हैं, आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि यार ये आइडिया में दम है, मैंने ट्राई करके देख लिया, मार्केट ने रिस्पॉन्ड अच्छे से किया है, मैं इन्वेस्टर पकड़ता हूँ कहीं से 4 लाख 10 लाख 20 लाख जितने की भी इन्वेस्टमेंट घेर सकता हूँ घेर लूँ और इस आइडिया को और आगे लेके जाऊँ, बजाय इसके सिर्फ कराची के एक एरिया में कैद रहूँ। आई टेक दिस टू से नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल। तो उसके लिए जो है आपकी पिच डेक जो है सबसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप किसी इन्वेस्टर को अप्रोच करते हैं, वो कहता है कि यार मुझे 10 से 11 स्लाइड के अंदर अपनी स्टोरी सुनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठ के तुम्हारी पूरी पिच बिजनेस प्लान पढूं और वो पढूं। अगर पिच डेक पे वो सेल हो जाता है, उसके बाद जो वो कहते हैं अच्छा ठीक है अब कोई मेरे पास बिजनेस प्लान लेके आओ, उस वक्त आप अपनी टीम को बढ़ाते हैं, आप उसमें फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव लाते हैं, आप मार्केटिंग का एक बंदा लाते हैं, आप उसको फिर लेके आगे जाते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इवन एज अ सीईओ आपको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। स्टीव जॉब्स हो गया, बिल गेट्स हो गया, ये सारे लोग जो थे, बिल गेट्स नॉट सो मच, लेकिन क्या है स्टीव जॉब्स की सेलिंग पॉइंट क्या थी कि वो प्रेजेंटेशन अच्छी देता था, कि जो दूसरे लोगों ने टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी इजाद की हुई थी वो दोबारा उनको बना के ऐसे पैकेज करके बेचता था कि लोग हैरान हो जाते थे, यार ये किसी ने सोचा क्यों नहीं। आईफोन जो है उसकी टेक्नोलॉजी पहले आ चुकी थी स्मार्टफोन्स की शक्ल में, सैमसंग वगैरह ऑलरेडी बना रहे थे, नोबडी केयर्ड। MP3 प्लेयर तरह तरह के ऑनलाइन मार्केट में मिल रहे थे, इसने क्या किया, इसने पूरा कंज्यूमर एक्सपीरियंस बना के ये गाने भी हमारे होंगे, आईट्यून्स हमारा होगा, उससे गाने ट्रांसफर हो जाएंगे, ये सारे मंजन बेच के उसने बेसिकली अपनी एम्पायर बनाई है। तो दैट ऑल कम्स टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल प्रेजेंटेशन। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डू यू बिल्ड अ पिच डेक। तो उसमें कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं, तो आप लोगों की जो ग्रेडिंग हो रही होगी प्रेजेंटेशन की वो इसी बुनियाद पे हो रही होगी कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसकी क्या लुक है, और सेकंडली उसको क्या चीज ग्रेड हो रही थी, जो जो सेक्शन इसमें आइडेंटिफाइड हुए आपने उनके बारे में लिखा है कि नहीं, आपको भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ पिच डेक? तो टू बी वेरी शॉर्ट, इट इज अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट। उसका पर्पस क्या होता है कि जिस ऑडियंस को आप दिखाने जा रहे हैं उसको आप कन्विंस कर देते कि योर बिजनेस इज समथिंग वायबल, इट इज समथिंग नेसेसरी इन द मार्केट, एंड आपकी एग्जिस्टेंस होना जरूरी क्यों है। अगर आपका बिजनेस आइडिया ऐसा है वेयर फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट सेल समबडी ऑन द आइडिया, आपने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने कहा यार ये तुम बना क्यों रहे हो, इसकी जरूरत क्या है। जो हम लोगों ने क्लास में एक वीडियो देखी थी वेयर दैट जज जो था वो बार बार ये कहता था वाई, आपने बनाया क्यों है, और वो बंदा जवाब नहीं दे पा रहा था। तो दैट इज वाई योर बिजनेस इज फेल, क्योंकि आइडिया आपके जहन में बहुत जबरदस्त है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते मुझे कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दैट डिफीट्स द एंटायर पर्पस। तो जो भी आपका बिजनेस प्लान का पर्पस, जो बिजनेस प्लान का वो होता है, इट ऑल रिलाइज ऑन द प्रेजेंटेशन दैट यू गिव। अगर प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है तो मैं प्लान पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन में मजा नहीं आया तो मैं प्लान भी नहीं देखूंगा, यार पता नहीं क्या मेरा वक्त जाया करेंगे ये लोग बैठ के, चाहे बहुत जबरदस्त आइडिया क्यों नहीं हो। तो इट ऑल कम्स डाउन टू द पिच, और आपको ये दिखाना होता है कि व्हाई शुड समबडी, एनीबडी, आपका इन्वेस्टर हो गया, आपका एंजल इन्वेस्टर हो गया, आपके समझे पोटेंशियल कस्टमर्स हो गए या पार्टनर्स हो गए, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे कि वो आपके आइडिया पे आपके साथ आ जाएं, व्हाई शुड दे बी अ पार्टनर इन योर जर्नी। तो ये जो चीज है आपको आंसर करनी पड़ती है। तो टू बी वेरी सिंपल, आपको भी इसी तरह सोचना है कि अगर आप पिच मुझे दे रहे हैं अपने बिजनेस की, तो इमेजिन दैट एज समबडी हु इज ईदर एन इन्वेस्टर या समबडी हु विल हेल्प यू गेट योर बिजनेस टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आप ये समझ जाते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह दी जाती है, तो आपको कोई चीज नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपके पास उसकी फेलिंग होती है, यू कैन नॉट कन्विंस समबडी ऑफ योर आइडिया, तो फिर ये हो जाएगा कि बाद में भी मसला होगा।
तो व्हेन यू आर मेकिंग द स्लाइड्स, तो उसमें क्या चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि स्लाइड के ऊपर टेक्स्ट डंप नहीं होना चाहिए। जो चीज आप बोल रहे हैं उसको स्लाइड पे मत लिखें, आप उसको सिर्फ एक बुलेट पॉइंट में कैप्चर कर दें, बेसिक आइडिया, क्योंकि आप बोल रहे हैं। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप उसके साथ प्रेजेंटेशन दे नहीं रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे। अगर आप लोग एप्पल की कभी वो देखें जो एग्जीबिशन इवेंट्स होती हैं, या हुआवे या जो भी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज अपनी लॉन्च करती हैं प्रोडक्ट, तो एक बुलेट पॉइंट स्क्रीन पे होगा और एक तस्वीर होगी। इस तरह से वो अपने आइडिया कम्युनिकेट करते हैं। वो सामने खड़े होते हैं और वो बता रहे होते हैं, वो एनिमेशन के थ्रू बता रहे होते हैं कि हमारे नए कैमरे के अंदर 4 कैमराज हैं, सॉरी नए मोबाइल के अंदर 4 कैमराज हैं, कौन से सेंसर हमने यूज किए, कार्ल जाइस सेंसर यूज किया, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये क्या हो रहा होता है, वो कम्युनिकेट कर होते हैं वर्बली, मगर स्लाइड्स का पर्पस क्या होता है कि आप जो है अपने आइडिया को समराइज करके उसको एग्जिबिट करें। तो इट शुड नॉट बी द इंटायर आपका बिजनेस प्लान जो आपने उसको कॉपी पेस्ट कर करके चिपकाना शुरू कर दिया। तो जस्ट रिमेंबर, सबसे पहली चीज क्या है, देयर शुड बी लिटिल टेक्स्ट ऑन ईच स्लाइड, यूज पिक्चर्स वेयरएवर नेसेसरी, पिक्चर्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, एनिमेशंस हो गई, ताकि आप अपना आइडिया कम्युनिकेट कर पाए। दूसरी चीज क्या है कि यू शुड हैव क्लीन एंड क्लियर एस्थेटिक्स। एक ब्रांडिंग बना के अपने लोगो, अपना कलर, अपनी जो भी चीज आपका बिजनेस आइडिया का प्लान था, एक सर्टेन डिजाइन उसको वो फॉलो होता रहे। योर आइडिया शुड बी कम्युनिकेटेड वेरी थॉटफुली एंड क्लियरली। द रीजन बीइंग कि अगर आपकी कम्युनिकेशन मडल्ड है, मडल्ड से मुराद ये है आपने प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई किया है, सोल्यूशन आप कोई और चीज का दे रहे हैं। तीसरी चीज कि आपका बिजनेस जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है वो एक तीसरी नई चीज आ गई। दैट शुड नॉट बी द केस। इट शुड ऑल बी रेलेवेंट टू ईच अदर। और जो व्यूअर है उसको पता, अच्छा हाँ तो ये कैंसर का इलाज बनाने चले, अच्छा तो ये होम डिलीवरीज कर रहे हैं कच्ची आबादियों में, अच्छा तो ये एक्स वाई जी जो भी काम कर रहे हैं, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली ताकि वो उस पर बिल्ड हो। विच ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पॉइंट विच इज यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी। स्टोरी आपको एक सुनानी होती है अपनी पिच डेक के थ्रू कि देखे मैं जब छोटा था तो मैं, मेरे घर में जो है पानी और बिजली का बड़ा मसला होता था, मैंने सोचा यार इस तरह जिंदा कैसे लोग रह रहे हैं, क्यों ये ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर आपने कहा कि जब मैं बड़ा होता गया मैंने अंडरस्टैंड किया कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है, और सिस्टम में ये देखें ये 3 मसले हैं। आपने खुद अपनी तरफ से बता दी कि ये इसके प्रॉब्लम्स थे जो मैंने ढूंढे, फिर आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो और आप अपनी कहानी के साथ बिल्ड करते हुए, और अब मैंने अपना एक बिजनेस बना दिया जिससे मैं और बच्चों की मदद करता हूँ ताकि उनका बचपन ऐसा ना गुजरे जहां उनको ये सब मसले हो नहाने में और खाने में और ये सब। तो दैट इज हाउ यू बिल्ड अ स्टोरी। तो जो आप लोगों को अपनी पिच डेक बनानी है, आप उसके अंदर अपनी पर्सनल स्टोरीज डाल सकते हैं, आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। इसी तरह स्टोरी सेल होती है। आप बताते हैं कि देखें मैं इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे अब्बा ये वाला बिजनेस करते थे, वॉट एवर, देयर शुड बी अ स्टोरी दैट यू बिल्डिंग इनटू इट। आपने अपने आसपास कोई प्रॉब्लम देखा था, somebody you know was affected by that problem. So when you say build a story, that doesn't mean कि आप जो है झूठ बोलें या आप कोई वो चीज करें कि ऐसे आप अखबार पढ़ें, किसी आर्टिकल में नाम आता है जी फहमीदा बेगम के यहाँ ये हुआ था, और आप समझे सिक्योरिटी का एक सोल्यूशन बना रहे हैं, एंड यू से कि ओके फाइन दिस इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम लोगों को सोसाइटी में होती है, तो यू टेल दैट स्टोरी कि फहमीदा बेगम जो थी वो घर में अकेले रहती थी, उनके घर में लोग घुसे, उनको लूट के चले गए, बेचारी की जितने मियाँ की पेंशन थी वो सब लूट लिया, सब कर लिया। अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी होती, कोई प्रोटेक्टर होता, पुलिस जबकि नहीं आती, तो हम उनको कोई सोल्यूशन दे सकते। सोसाइटी की फेलिंग है। अब जो है जो सुनने वाला है वो इंटरेस्टेड है, वो कह रहा है यार ये हाँ ये उस बंदी के साथ बड़ा बुरा हुआ, हाँ मैंने अखबार में ये कहानी सुनी थी, तो अब ये कंपनी आई है, ये सोल्यूशन लेके आई है मेरे लिए। तो दैट इज हाउ यू कन्विंस देम ऑफ योर पिच। याद रखे सिर्फ बिजनेस प्लान का मकसद ये नहीं होता कि मेरा नाम बुरहान है, मैं ये बेचने जा रहा हूँ ये मोजे, आप मुझसे ये मोजे खरीद लें। Nobody cares about that story. People care about आपका बिजनेस क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने चला था, किसको ये तकलीफ थी, क्या आपने उनको सोचा, उनके बारे में क्या स्टडीज की, क्या आपका सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग फॉर देम एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, क्यों तुम इस बिजनेस में आए। अगर आप ये कन्विंस कर सकते हैं तो फिर उसके बाद जो है इन्वेस्टर, जज, जो भी आपका सुनने वाला होता है ऑडियंस में, वो कहता है हाँ यार इनको पैसे मिलने चाहिए, इनको जीतना चाहिए, इनको जो है सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज हाउ यू build that story and that narrative, right? So what are the sections that go into a good pitch? तो ये जो ये एक स्टैंडर्ड है, you can add and remove stuff. कुछ लोग उसमें रेवेन्यू को अलग डाल देते हैं, some people do something differently. But the overall story building style is the same. ज्यादातर जो है वो यही स्टोरी एक सुना रहे होते हैं, और स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है, पहले तो आपको एक कवर
देना होता है कि व्हाट इज द बिजनेस आइडिया, आपका बिजनेस का नाम, लोगो, कोई इमेज या कोई एक्शन शॉट, इस तरह की चीज आप शेयर करते हैं ताकि लोगों को आप इंटाइस कर सके कि यार ये मैं देखने क्या जा रहा हूँ। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा आपका स्टेप होता है कि उसके बाद आप ले जाते हैं कस्टमर को, आप उसको बताते हैं देखो एक मसला है सोसाइटी में, देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड देन वंस यू आइडेंटिफाइड दैट प्रॉब्लम, उसके बाद तीसरी चीज आप लेके आते हैं आपका सोल्यूशन क्या था। आपको अपनी इनपुट देनी है कि मैंने ये मसला देखा था, ये सब लोग फेस कर रहे हैं और ये रहा मेरा सोल्यूशन। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपका बिजनेस बनने जा रहा है ये आपकी नजर में था कि एक मसला था उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो देन यू एड इन योर सोल्यूशन, व्हाट इज समथिंग डिफरेंट दैट यू आर डूइंग। तो a lot of kids who are saying कि हम सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे, हम जो भी करेंगे, इफ यू डू नॉट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, आप सॉफ्टवेयर हाउस क्यों बना रहे हैं, इसमें पैसे और मुझे यही काम आता है, तो आपको ना इन्वेस्टर मिलेगा ना होगा, आप अपने हाथ पांव मारते रहेंगे अपना बिजनेस बनाने के लिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इफ यू सेट अप अ सॉफ्टवेयर हाउस थिंकिंग आई नीड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बहुत रिलायंस है फॉरेन प्रोजेक्ट के ऊपर, कोरोना वायरस की वजह से अब फॉरेन प्रोजेक्ट ड्राई अप हो गए, लोकल जो है अब वो लोग सर्वाइव करना कंपनीज का मुश्किल हो गया। मैं इस मॉडल को चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं लोकल बिजनेसेस लोकल उनको हायर करे टैलेंट को और अपना भी बिजनेस बेहतर करें और हम फिर दुनिया को ये आइडियाज एक्सपोर्ट करें। तो देन यू आइडेंटिफाइड अ प्रॉब्लम एंड यू ऑफरिंग अ सोल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और अपना एक सोल्यूशन लेके आना है। योर सोल्यूशन इज नॉर्मली योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, तो यू एड इन योर सोल्यूशन एज वेल। जब सोल्यूशन आप डिस्क्राइब करने लगते हैं तो अगला सवाल ये आता है कि यार ये चलो ठीक है मुझे सोल्यूशन तो समझ में आ रहा है, ये है क्या चीज, हाउ डज इट वर्क। So that is where your product demo या screenshots come in. कि say for example you thought of building a website, तो आप फिर उसके लिए कंपनी इमेजेस वगैरह अटैच कर सकते हैं, आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखिए हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है, वी आर बिल्डिंग दिस न्यू प्रोटोटाइप विच इज अ कार चार्जर एज वेल एज अ एयर प्रेशर चेकर, और ये एक डब्बा आप अपनी गाड़ी में रखेंगे तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी, बैटरी वो चेक कर लेगा, उसको बूस्ट कर देगा, टायर फ्लैट होता है तो हवा भर देगा टायर में, और आपको ये 8-9 चीजें गाड़ी में नहीं रखनी है, ये एक डब्बा एक सोल्यूशन है, ये मैंने डिजाइन किया है। तो दैट इज द प्रोडक्ट डेमो और स्क्रीनशॉट्स। अगर फिजिकली होता है तो हम लोग जैसे शार्क टैंक और उस तरह की शोज देखते हैं, उनमें वो प्रोडक्ट डेमो लेके आते हैं और उसी के साथ वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि देखिए हैव यू एवर इमेजिन्ड दिस हैपनिंग। उनको क्या किया जाता है, उनको कहते हैं 5 मिनट के अंदर अपना आइडिया बेचो, तो वो इनमें से आधी से ज्यादा चीजें एलिमिनेट कर देते हैं और उनको ये होता है बस 5 मिनट में अपना आइडिया बेच के हमें निकलना है। तो आपका प्रोडक्ट डेमो और स्क्रीनशॉट्स आते हैं फिर कि यू शो, इफ वी हैड बीन इन क्लास, हो सकता है आप क्लास में प्रोडक्ट अपना लेके आते हैं कि देखिए ये रहा मेरा प्रोडक्ट। क्योंकि हम क्लास में नहीं है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी फिजिकल थिंग, तो वर्चुअली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एड इन वीडियो जो आप लोगों ने खुद शूट की हो कि देखिए ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ये रहा मेरे हाथ में, ये रहा मेरा डिजाइन हुआ हुआ जो भी आप बना रहे हैं, इंक्यूबेटर बना रहे हैं, जो बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेमो और स्क्रीनशॉट चौथे नंबर पे आती है। जब आपने वो एक्सप्लेन कर दी तब जो ऑडियंस उसको पता, अच्छा ठीक है तो ये मसला है और ये इनका सोल्यूशन है, लेकिन यार ये बिजनेस बन भी सकता है कि नहीं। तो ये सेकंड स्टेज आता है जो कि इसमें आप पांचवी चीज क्या बताते हैं, आप मार्केट साइज बताते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं आपके कस्टमर सेगमेंट्स कौन से और मार्केट कितनी बड़ी है अवेलेबल, जिसके अंदर आप इसमें से अपना एक स्लाइस काट सकते हैं मार्केट में से। जैसे पिज्जा होता है उसका स्लाइस होता है ना, कि अगर 4 लोग बैठे हुए किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे कि सबको उसका एक कट मिले। तो आप उसी तरह अपना कस्टमर सेगमेंट्स और उससे मार्केट को बताते हैं कि देखें अभी पाकिस्तान में इतनी बड़ी इसकी मार्केट अवेलेबल है कि XYZ अमाउंट जितने, फॉर एग्जांपल अगर आप समझें कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने बनाया है जो कि पब्लिक प्लेसेस के लिए यूज हो रहा है, समझे मॉल्स और उनमें, तो आप वो डेटा देंगे कि देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 24 बड़े मॉल हैं, उसके अंदर इतने हजार लोग आते हैं, तो फिर मैं उनको ये प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करूंगा, तो मुझे इसलिए इसमें रेवेन्यू जनरेट होगी, जो कि आता है सेकंड पार्ट, जो कि 6 वाला है। जब आपने मार्केट आइडेंटिफाई कर दी तो अगला सवाल होता है तुम पैसे कितने बना रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है इसमें से। तो ये आपका बिजनेस मॉडल की एक्सप्लेनेशन आती है। आफ्टर दैट जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर आप अपना रेवेन्यू आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसके अंदर अपना बताते हैं मेरा बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रहा होगा, कौन सी एक्टिविटीज, कौन सी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरह से आप लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो ये आप उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि होता है बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग। सातवीं चीज क्या होती है, यू आइडेंटिफाई द कंपटीशन, क्योंकि अब आपने तो बता दिया कि देखिए मेरे पास इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट साइज आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपने अपना बिजनेस मॉडल भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगली चीज आ जाती है यार ये कंपटीशन कौन है तुम्हारे साथ। अगर समझे कोई और उस मार्केट में बैठा हुआ नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन इनटू दैट नेग्लेक्टेड मार्केट, पाकिस्तान में समझे कोई बायोमेडिकल डिवाइसेस नहीं बना रहा, आप पहले बनाने वाले हैं, तो यू हैव नो कंपटीशन। तो आप कहेंगे देखें मेरे कंपटीशन इंटरनेशनल बैठा हुआ है, वो इतना चार्ज करता है,
मैं जो हूँ लोकल बना रहा हूँ, मुझे इतने की कॉस्ट पड़ रही है। उनकी डिवाइस में कोई मसला होता है तो उनको जापान से अमेरिका से किसी को बुलाना पड़ता है। मेरी डिवाइस में कोई मसला होगा तो यहाँ से बायोमेडिकल इंजीनियर आपके ऑफिस आ जाएगा या आपके हॉस्पिटल आ जाएगा और वो उस डिवाइस को चेक कर लेगा। तो ये सारी चीजें आपकी कंपटीशन के अंदर आती हैं। व्हाई इज योर कंपटीशन not really relevant to you, या how are you beating your competition in the game, क्योंकि उसकी बेसिस पे आपको आपका बिजनेस और अपीलिंग हो जाता है, क्योंकि आपका आइडिया सेल हो गया, आपका सोल्यूशन सेल हो गया। अब आप दिखा रहे हैं कि देखो मेरे इसमें इन्वेस्ट करो, और सारे लोग जो है वो वक्त जाया करेंगे तुम्हारा। और ये कंपटीशन को आप सामने रख के उनको जलील करते हैं एक तरह से, कि देखें ये सब जो काम करें इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, मैं जो ज्यादा अच्छा, ज्यादा एफिशिएंट, अच्छा आइडिया लेके आ रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपने पूरा वो कंपटीशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आप बताते हैं कि देखिए मेरी सीक्रेट सॉस क्या है, अंडरलाइंग मैजिक क्या है, व्हाई इज योर बिजनेस द वन which is not going to be affected by even a competition entering in, कि कोई मार्केट में एंटर हो जाते हैं कंपेटिटर, आपको ये कन्विंस करना है कि देखिए मेरा आइडिया ऐसा है कि क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं, हमने ये स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाया है, और हम क्योंकि इसको लॉन्च करें, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, व्हाट इज द यूनिक थिंग, दिस प्रोडक्ट वाज मेड बाय द इनपुट ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर होगा कि अच्छा ठीक है, यानी स्टूडेंट्स ने खुद बनाया है, स्टूडेंट्स का ही प्रोडक्ट है, कोई नया बंदा आके स्टूडेंट्स को नहीं चुरा सकता, वो आपके कनेक्शन से, आप लोगों के बिजनेस बिल्ड हुआ हुआ है। दैट इज सम वे दैट यू डू इट। कुछ लोग होते कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि जी हमारे पास इन लोगों की पार्टनरशिप अग्री हुई भी है, तो वो कहीं और नहीं जाएंगे। अगर मेरा म्यूजिक कंपनी है, समझे मैं पटारी हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि शहजाद रॉय, हारून, आतिफ असलम, इन सबसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लूं कि भाई तुम नया गाना जो भी डिजिटल लाओगे वो मेरे प्लेटफॉर्म पे डालोगे। तो यानी अगर कोई कंपटीशन आता भी है तो उसको सस्ते आर्टिस्ट वगैरह पकड़ने पड़ेंगे, उनको वो नहीं मिलेगा टॉप टैलेंट। तो क्या होगा, ये अंडरलाइंग मैजिक होता है। व्हाट इज द आईएसपी, व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज द यूनिक पार्ट ऑफ योर बिजनेस जो दूसरा रेप्लिकेट नहीं कर सकता। और फाइनली उसके एंड में आता है योर टीम एंड योर पार्टनर्स। आप क्लोज इस तरह करते हैं कि देखिए हमारी टीम में, हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में ये लोग हैं, हम लोग इन लोगों को अप्रोच किया हमने, ये फला साहब है, इनका 15 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, मैं खुद जो हूँ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ, मैंने 18 प्रोजेक्ट्स किए हुए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए, मैं जो हूँ मैं खुद कारोबारी दुनिया से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे अब्बा की दुकान है तारिक रोड पे, मुझे पता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है। These things help sell your business as well. This is where you identify your team and your partners, who are the people who are relevant for your business to succeed. ठीक है, तो ये आपके 9 नुकात हैं जिनके ऊपर आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना होता है। तो ये कवर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, योर सोल्यूशन, प्रोडक्ट डेमो, मार्केट साइज, बिजनेस मॉडल, कंपटीशन, अंडरलाइंग मैजिक, एंड फाइनली टीम एंड पार्टनर्स। ये जो होता है ये समराइज कर देता है आपका प्रीटी मच इंटायर बिजनेस पिच को। टाइम अगेन डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज कहती है हमें 10 स्लाइड की चाहिए पिच डेक, कुछ कहती है हमें 15 की चाहिए, कुछ कहती है हमें 5 की चाहिए। उसी तरह आपको अपनी स्लाइड्स को श्रिंक और वो करना होता है। इसीलिए मैंने कहा था टेक्स्ट कम से कम रखें। अगर इमेजेस होती हैं तो आप एक स्लाइड के ऊपर 3 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, द प्रॉब्लम, द सोल्यूशन एंड व्हाट वी हैव टू ऑफर। तो ये 3 तस्वीरें आपने अगर अपनी स्लाइड पे डाल दी तो आप 3 स्लाइड के बजाय आप एक स्लाइड पे चले गए। तो ये आपको फायदा होता है जब आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते हैं या किसी क्या कहते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर के पास जा रहे होते हैं, आप अपनी स्लाइड्स को एडिट कर सकते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो द फर्स्ट पार्ट इज कवर। इसके अंदर आपको क्या चीजें याद रखनी है कि योर कवर शुड बी कैची, इंस्पायर्ड, मतलब इट शुड बेसिकली बी ड्रॉइंग इन द व्यूअर। अगर आप उसके अंदर कोई इमेज ऐसी देते हैं जिससे व्यूअर कनेक्ट हो जाता है, कहता है हाँ यार ये दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग या कूल या समथिंग लाइक दैट, तो व्हाट यू ट्राइंग टू डू इज कैप्चर द ऑडियंसेस अटेंशन। इसके लिए एक चीज याद रखें कि यू कैन यूज अ टैगलाइन, जिसके मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस को थोड़ा मिर्च मसाला दे के, एक मेरा स्टूडेंट है उसका बिजनेस है, वो दर्जी और उसका वो करता है काम कि यू कैन प्लेस ऑर्डर्स ऑनलाइन टू गेट ऑर्डर्स, उस तरह से कपड़े सिलवाने के लिए उसके लिए। तो उसके कंपनी का नाम है मास्टर जी, और उसका लोगो क्या था, अब दर्जी की मर्जी नहीं चलेगी आपकी मर्जी या समथिंग लाइक दैट, मर्जी का दर्जी या इस तरह का कोई करके उसने बड़ा कैची सा एक टैगलाइन बनाई थी। तो दैट कनेक्टेड विद द ऑडियंस जब वो उनको पिच कर रहा था, क्योंकि लोगों को उसको दे एंजॉयड दैट रोलिंग ऑफ द टंग कि मर्जी की दर्जी, मर्जी का दर्जी जो है वो उनको बड़ा मजे का लगा। तो आपका अपना लोगो डिजाइन हो सकता है, आप अपना टैगलाइन बना सकते हैं बिजनेस के लिए। तो अगर समझे आप रिसाइकलिंग का काम कर रहे हैं तो आप उससे रेलेवेंट कोई टैगलाइन बना सकते हैं कि दोबारा जिंदगी देना किसी चीज को या समथिंग लाइक दैट। तो दैट टेल्स द बिजनेस आइडिया। आप अपने उसके लिए टैगलाइन, एक स्लोगन इस तरह का बनाते हैं कि आपका बिजनेस जो है उसको री इन्फोर्स किया जा सके। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अ कंपनी जो कि नॉन प्रॉफिट्स को वो अपना लॉन्च कर रही है,
तो वो क्या कर रहे हैं, उनका ये कि वो नॉन प्रॉफिट्स को डेटाबेस बना रहे हैं एनजीओ के नाम से। तो उसका जो है लोगो आ गया, तस्वीरें आ गई कि जो है बच्चों को जैसे तालीम देना, खाने का मसला है, चैरिटी का वो डिपेक्ट हो रहा है। और टैगलाइन क्या थी, रेवोल्यूशनाइजिंग द केयरिंग इंडस्ट्री। सो दैट समराइजेस द एंटायर बिजनेस इनटू अ टैगलाइन कि आपका बिजनेस क्या था कि जो एक केयरिंग इंडस्ट्री, जो नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, नॉन प्रॉफिट से पैसा और उसका ख्याल आता है, केयरिंग इंडस्ट्री से आता है यार ये किसी की मदद कर रहे हैं लोग, और रेवोल्यूशनाइजिंग आप उसको चेंज करें। तो दिस इज चेंजिंग द इंडस्ट्री जो दूसरों की मदद करती है। तो इट्स अ वेरी समराइजिंग, एक पिक्चर के अंदर आपने एक स्लाइड के अंदर वो कन्वे कर दिया सुनने क्या जा रहा है जज, व्हाट इज द रीजन दैट देयर देयर फॉर। तो आप उस तरह से अपनी बिजनेस को कवर एक प्रेजेंट करते हैं। और आप ऑनलाइन जाके देखेंगे बहुत आपको पिच डेक्स मिल जाएंगी, एयरबीएनबी की, उबर की, करीम की, सबकी बनी हुई ऑनलाइन रखी हुई है। जो सेकंड स्लाइड जिस हमने बात की थी, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, यू हैव टू बिल्ड योर केस। अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि जो कि जजेस रिलेट नहीं कर सकते, या उनको नजर आता है कि यार ये कोई ऐसा मसला है नहीं कि इसके लिए हम लोग पैसे इन्वेस्ट करें, तो कोई उसमें नहीं करता। अब अगर आप समझे 3 महीने पहले या 8 महीने पहले कोई वो लाते बिजनेस आइडिया जिसके अंदर आप समझे कोरोना वायरस जैसी वबा का सोल्यूशन दे रहे होते, तो कोई जज आपको इंटरटेन नहीं कर रहा होता। सबको यही होता है यार ये क्या वक्त जाया हो रहा है, कौन सी वबा फैल रही है, ये तो ड्रामे कर रहा है, कितनी खतरनाक होगी कि पूरा मुल्क बंद हो जाएगा, ब्ला ब्ला। लेकिन इस टाइम पे अगर कोई अपना बिजनेस लेके आता है और कहता है कि देखें डेटा ये दिखा रहा है कि आपके अगर वबा फैली हुई है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, हर कंपनी हर बंदा ला के पैसे फेंक रहा है कि यार इसका सोल्यूशन निकालो कोई कोरोना वायरस का, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, प्राइवेट सेक्टर पैसे दे रहा है, सब पैसे स्पेंड करें यार, किसी तरह भी इस मसले को सॉल्व करो। तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मगर आपके जो प्रॉब्लम का स्टेट आप केस बिल्ड करते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये बताना होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग। अगर आपने खुद फेस किया होता है पर्सनली, तो वो स्टोरी में और वजन ऐड हो जाता है कि आप कहते हैं मैं इधर का रहने वाला हूँ, यहाँ पे इतनी आबादी है और 15 लाख लोग यहाँ रहते हैं, उनको डिलीवरी की चीजें नहीं मिलती क्योंकि कंपनीज वहां आती नहीं है टाइम पे, या अगर आती भी हैं तो ज्यादा चार्ज करें। तो इसलिए मैंने एक नया मॉडल इजाद किया है कि डिलीवरी यहाँ पे रिसीव हुआ करेगी, मैं इधर से लाके इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा चीजें। तो ये मेरा बिजनेस आइडिया है। तो आप प्रॉब्लम जो है उसके साथ डेटा लेके आते हैं सपोर्ट करने के लिए, तो आपका प्रॉब्लम में वजन बढ़ जाता है। अगर सिर्फ मैं अपनी तरफ से कहानी सुनाता हूँ मुझे ये मसला है, नोबडी केयर, लेकिन अगर मैं डेटा देता हूँ, कहता हूँ इतनी आबादी है, इतने लोग रहते हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े, पाकिस्तान में इतनी की पोटेंशियल है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तब फिर लोगों को हाँ यार ये वाकई एक प्रॉब्लम है। तो आपको डेटा देना पड़ता है, आपको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जो स्लाइड है, तो की प्रॉब्लम क्या है कि यू कैन सी विद इन दिस, ये सारे एक ही बिजनेस की मैं एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं बाय द वे। तब क्या था कि प्रॉब्लम क्या है कि जी पाकिस्तान में इस तरह के मसले राइट हैंड साइड पे, फूड सिक्योरिटी, एक्सेस टू वाटर, वुमेन्स राइट, एजुकेशन, एनिमल क्रूल्टी, इतने तरह के मसले हैं पाकिस्तान में। नॉन प्रॉफिट्स पाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा है, मगर मसला और इसमें क्या है कि पाकिस्तान में 240 बिलियन रुपीस की चैरिटी भी दी जाती है। मसला क्या होता है, सारा पैसा जा रहा होता है 5 मेजर उनको नॉन प्रॉफिट्स को, आगा खान हो गया, ईदी हो गया, इंडस हो गया, शौकत खानम हो गया, सिटीजन फाउंडेशन हो गया। तो यानी 1 लाख में से 5 को तो सारे पैसे चले गए, तो बकिया 9 लाख 99,995 नॉन प्रॉफिट, उनको पैसे कहां से आ रहे हैं और वो किस तरह, उनको पैसे मिल भी नहीं, क्यों नहीं मिल रहे। और ये 3 रीजन है जो प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई हो गई कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ एक्सपोजर, लैक ऑफ सर्चेबिलिटी, के लोगों को पता ही नहीं कौन सी नॉन प्रॉफिट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मुझे नॉन प्रॉफिट के नाम बताएं, तो आपको अपने मोहल्ले वालों के तो शायद पता भी हो, लेकिन फिर इन 5 के अलावा आप मुश्किल से कोई नाम ले पाएंगे, शायद अमन का नाम ले ले या किसी और का। तो पैसा जो है वो कुछ लोगों के हाथ में जा रहा है, और बकिया सारी जो नॉन प्रॉफिट्स हैं उनके उनको इसलिए पैसे नहीं देते कि उन पे शक होता है कि यार ये पता नहीं पैसा जाया ना कर दें, ये काम सही कर सकते हैं नहीं कर सकते, जबकि काम अच्छा कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट्स और भी। तो ये इसकी ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी कि दिस इज अ प्रॉब्लम दैट द नॉन प्रॉफिट सेक्टर इज फेसिंग, कि पैसा बहुत है मगर मिल नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा फेयरली। तो ये आपका क्या कहते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी। अगला स्टेप क्या आता है, व्हाट इज द सोल्यूशन दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, व्हाट आर यू एडिंग इन, आपका क्या इनपुट है। तो दिस इज एक्चुअली रिपीटेड डेटा, मैं इसको फिक्स कर देता हूं। मगर सोल्यूशन के अंदर आपको क्या करना होता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू ऐड इन योर ओन इनपुट। आप क्या कर रहे होते हैं, आप बताते हैं कि देखिए मैं क्या लेके आ रहा हूं एज एन ऑल्टरनेटिव, तो द सोल्यूशन बिकम्स टू द प्रॉब्लम। जो जैसे पिछली स्लाइड में था कि सोल्यूशन क्या है, एनजीओ सोल्यूशन है,
वो क्या है, इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन एड्रेसिंग ऑल द नीड्स ऑफ नॉन प्रॉफिट्स एंड देयर सपोर्टर्स। उनको जो चीजें चाहिए उनको मिल रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया। क्या है आपका बिजनेस? इट इज क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म with resources for non-profits, donors, volunteers and CSR departments of corporations। और आपने क्या किया? आपने इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, वही प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपने उसी तरह उसको आंसर कर दिए। अब प्रॉब्लम में कुछ दिखाता और सोल्यूशन कुछ और होता तो वो एक प्रॉब्लम, मतलब वो फिर वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो जो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉब्लम्स थे उन्हीं के ही काउंटर सोल्यूशन में दे रहा हूँ। तो अगर आप कोई और चीज भी सॉल्व करने जा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ये याद रखें कि जो बिजनेस में सोल्यूशन आप बता रहे हैं वो उस चीज के सोल्यूशन हो जो प्रॉब्लम आपने बताई है। तो ये नहीं हो कि आप प्रॉब्लम कुछ बता रहे हैं सोल्यूशन कुछ और बता रहे हैं। प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करें उसी के ही सोल्यूशन आप लिखिए। तो ये जो है सोल्यूशन के अंदर आपको क्या देना होता है, इट हैज टू बी मैचिंग द प्रॉब्लम दैट यू हैड आइडेंटिफाइड। और उसके लिए फिर आप अपना बिजनेस स्टेटमेंट या आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका बिजनेस कर क्या रहा है। अब मैंने ये जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा कि प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, तो प्लेटफॉर्म पे क्या है, रिसोर्सेज होंगी जिससे नॉन प्रॉफिट्स, डोनर्स और कंपनी सारी आपस में बात कर सकती हैं। अब इससे मैंने इंटरेस्ट बिल्ड किया क्योंकि अब वो ऑब्वियस सवाल ये होगा, जो भी जज है वो कहेगा यार तुम्हारा प्रोडक्ट है क्या। जो हमें अगर आपको याद हो जो चौथी चीज थी वो थी व्हाट इज द प्रोडक्ट, जो आपका स्क्रीनशॉट है या डेमो है आप वो देते हैं फिर कस्टमर को, जो जज है उसको। तो प्रोडक्ट डेमो के अंदर आप क्या कर होते हैं, दिस इज द मोमेंट वेयर यू हैव टू प्रूव योर आइडिया कि दैट वर्क्स, दैट यू ट्राइड आउट इन द मार्केट, क्या आप कर रहे हैं मार्केट में। और आप क्या करें, यूर क्रिएटिंग अ ब्रिज बिटवीन जो प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो आपने खुद आइडेंटिफाई किया, किस तरह आपने उसको ब्रिज किया है। अगर आप सक्सेसफुली शो कर सकते हैं तो दैट इज वेयर इट बिकम्स द सेलिंग पॉइंट। तो इसके अंदर आप जैसे मैंने बात की थी कि वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट मैं दिखा सकता हूं उनको। अगर मैं समझे इन पर्सन ये प्रेजेंटेशन दे रहा होता तो मैं हो सकता है अपने साथ लैपटॉप लेके जाता और एक्सेस करके वेबसाइट उनको उस वक्त दिखा देता कि देखिए ये रही मेरी वेबसाइट। या आप एक डेमो वीडियो बना देते हैं, आप एक वीडियो बना लेते हैं कि देखिए दिस इज द वेबसाइट, दीज आर ऑल द सर्विसेज इट्स ऑफरिंग। आपने एक 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो प्री प्रोड्यूस करके वो अपनी स्लाइड्स में डाल दी कि व्हाट इज एनजीओ गो, और आपने वो स्लाइड में दिखा दी कि देखें ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ये इसकी स्क्रीनशॉट है, ये इसकी डेमो है। आपने वीडियो बना के उसको लाइव चलाते हुए दिखा दिया कि लोगों को पता चल जाए देखते साथ, अच्छा तो ये तुम कर रहे हो, दिस इज द सोल्यूशन दैट यू आर एक्चुअली बिल्डिंग। तो ये जो होता है, जो चौथा सेक्शन है, इसके अंदर आपको अपने बिजनेस का वो दिखाना होता है कि व्हाट, हाउ डज योर बिजनेस वर्क। तो अगर समझे आप कोई डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आप अपने साथ राइडर को तो नहीं लेके आ सकते प्रेजेंटेशन देने के लिए। आप क्या करेंगे, आप अपना मॉडल चलते हुए दिखाएंगे। आप कहेंगे एक कस्टमर है, उसने अपना फोन उठाया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, वहां से आपके सिस्टम पे अलर्ट हो गया कि ये ऑर्डर जाना है, इस जगह डिलीवर होना है। करीब तरीन राइडर को एक पिंग आ गया कि भाई देखो यहाँ पे ऑर्डर पिक कर लो। वो 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पहुंच जाए, तो उसने ऑर्डर उठाया, ले आके डिलीवर कर दिया। आप उसको वर्किंग मॉडल या कार्टून की तरह दिखा सकते हैं। तो ये आपका डेमो और उसका स्टेज होता है कि यू शो योर प्रोडक्ट फीचर्स, स्क्रीनशॉट्स, डेमो आप करके, आप वीडियो बना लें, आप जिफ बना लें, आप जिस तरह भी चाहें आप इसको दिखा सकते हैं। लेकिन आपको करना है कि आपने प्रोडक्ट को चलते फिरते, मतलब एक वर्किंग उसमें दिखाएं कि किस तरह ये आपका मॉडल काम करे, किस तरह आपका प्रोडक्ट काम करे, ताकि जो जज है, जो व्यूअर है, उसको पता चल जाए कि यार ये अच्छा बिजनेस ये है असल में, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ये इनका सेलिंग पॉइंट है। तो इसके अंदर जो याद रखने वाली बात है कि आपको जो है अपना, यू हैव टू कन्विंस द ऑडियंस ऑफ द प्रैक्टिकलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ योर आइडिया। क्योंकि अगर आपका आइडिया सेल नहीं होता, वो ये देखता है जज और कहता है यार तुम ये क्यों कर रहे हो, ये तो ऐसे भी बेहतर हो सकता है, तो यानी आपका बिजनेस एक खतरे में पड़ गया। क्योंकि जज या जो भी इन्वेस्टर है उसको, ही डज नॉट बाय इन टू द आइडिया। जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया उसको नजर आ रहा है उसके अंदर कोई कमजोरियां हैं। तो अगर ऐसी चीजें जो आप एड्रेस कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हाँ ठीक है हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर आपके पास जवाब है कि किस तरह आप लोगों ने इसको सोचा था और आपने उसको क्या कहता है, उस आइडिया को निग्लेक्ट किया था बिकॉज दैट आइडिया वाजंट वर्किंग इन द रियल वर्ल्ड मार्केट, तो आपको ये भी याद रखना पड़ता है कि आप रेजिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ बैठ के सुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो भी वो सुना दे आप सुन लें। अगर आप लोगों ने वाकई उस पर काम किया हुआ है, आपको पता है मार्केट में कोई और रिस्पॉन्स मिलता है, आप उनसे ये शेयर कर सकते हैं कि सर देखें मार्केट में ऐसी चीजें नहीं होती हैं, उसमें ये चेंजेस हो जाती हैं, ब्ला ब्ला जो भी है। तो ये इस तरह से फर्क पड़ता है, ठीक है। So when we talk about the market size, this is basically reminding the judges or the investor कि देखो पोटेंशियल कितना है मार्केट में, आप किस तरह पैसे बनाएंगे। क्योंकि बिजनेस और इन्वेस्टर्स और सारे ये उस वक्त इन्वेस्ट करते हैं जब उनको नजर आता है यार मेरे 1 रुपए के बदले मुझे 100 मिलेंगे। तो 1 के बदले 2 पे काम नहीं कर रहा होता यहाँ पाकिस्तान में, सबको पैसे ज्यादा से ज्यादा वापस चाहिए। कि आपको छोटा मोटा इन्वेस्टर तो मिल जाता है कि यार 1 के बदले में 10 रुपए तुम्हें दूंगा,
मगर क्या होता है, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ये देख रहे होते हैं यार मेरा एक एक पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए, रिस्क नहीं लेते ये लोग। तो इसलिए ये होता है कि आपके जो मार्केट साइज और उसकी जो आगे की स्लाइड्स हैं उसमें आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड करें, देखें आप मुझ में क्यों इन्वेस्ट करें, वाई इज माई आइडिया, मेरा जो बिजनेस है, वाई इज इट मोर रेलिवेंट फॉर यू गाइस rather देन सम अदर कंपनी जो मार्केट में आ रही है। तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, इसके अंदर कोई इस तरह की कंपनी अवेलेबल नहीं थी। तो जब ये कंपनी मैं बना रहा था, तो इसके अंदर मतलब ये तकरीबन $1 बिलियन की मार्केट, अगर आप डॉलर टू रुपी करें, 165 या 163 पे जो भी डॉलर चल रहा है रुपी का, तो हमने देखा था कि 240 बिलियन रुपीज की तो नॉन प्रॉफिट में पैसे आ रहे हैं। तो ये रफली $1 बिलियन की मार्केट है। तो मैं इस तरह से कन्विंस करता हूँ उनको इन्वेस्टर्स को कि आप देखें इस आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, $1 बिलियन की ये मार्केट है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि वही वाली बात आती है कि मैंने कंपटीशन को भी हाईलाइट कर दिया, देयर इज नोबडी एल्स इन दिस मार्केट। और वही वाली बात है कि सारा डेटा और इंटीग्रेशन जो हो रही होगी, आपको जो है सारी चीजें आपकी फिंगर टिप पे आ जाएंगी, सारी इंफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो ये आपका मार्केट साइज को आप आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आपके पास डेटा होता है, आप बता सकते हैं किस किस तरह के प्लेयर्स हैं अवेलेबल, आप उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस जो छठा एरिया है इसको हम दो में स्प्लिट कर रहे हैं। पहला जो होता है वो होता है रेवेन्यू, कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्योंकि दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई समबडी इज इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस। क्योंकि सब ये पूछते हैं तुमने कितना रेवेन्यू रियलाइज किया इस बिजनेस से, व्हाट इज द रियलिटी, हाउ मच मनी आर यू मेकिंग इन रिटर्न। तो उसके जो है आप क्या करते हैं कि रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, एक रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, वो पूरा होता है, किस किस तरह आप पैसे कमा रहे हैं। रेवेन्यू स्ट्रीम दरिया होते हैं, कि एक मॉडल बनने में आपको मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स दिखाने होते हैं कि देखिए मैं एक तरह से पैसे नहीं कमा रहा, मेरे पास मल्टीपल जराए जहां से मैं पैसे कमा रहा हूँ। मैं एडवर्टाइजिंग चलाऊंगा, मैं पार्टनरशिप्स क्रिएट करूंगा, मैं कस्टमर से अलग पैसे लूंगा, मैं उनसे अलग क्लाइंट से अलग लूंगा, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको क्या करना होता है कि यू शो द कस्टमर या द पोटेंशियल इन्वेस्टर कि कहाँ कहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं। तो यू कैन से स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, गेटवे इंटीग्रेशन होती है कि जी कार्ड और उसके थ्रू पेमेंट्स हुआ करेंगी, तो वो हम चार्ज किया करें। आप फ्यूचर स्ट्रीम्स आप दिखा सकते हैं कि देखिए हम आगे जाके हम ये चीजें ऐड कर सकते हैं, हम डिलीवरी ऐड करेंगे, हम कोई नया सेलिंग पॉइंट जो भी है आपका, समझे आप कोई मैगजीन या पब्लिकेशन बनाते हैं, आप वो बेच सकते हैं। तो इस तरह से चीजें आप ऐड इन करते हैं। तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होती है, आप आइडेंटिफाई करते हैं मल्टीपल तरीके जहां से पैसे आप कमा रहे हैं, और फ्यूचर स्ट्रीम्स में आप बता सकते हैं देखिए हम आगे जाके ये चीजें ऐड कर सकते हैं। अगर समझे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, फोन बनाया, तो आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है जी, हम फोन बेचेंगे, फोन के साथ सॉफ्टवेयर बेचेंगे, वो उसके साथ केस बेचेंगे। आगे जाके रेवेन्यू स्ट्रीम आप क्या ऐड कर सकते हैं कि जी हम फोन बैंक चार्जर भी बेचेंगे उस ब्रांड का, हम उसके साथ नई चीजें ऐड करके हम कोई सर्विस ऑनलाइन बेचेंगे कि मूवीज देखने के लिए, उसके लिए जो फोन पे चलेगा, या हम एक प्रोजेक्टर का अटैचमेंट बेचेंगे, वो एक रेवेन्यू स्ट्रीम हो जाएगी। तो आप फिर अपने उसको एक्सपैंड करेंगे फिर कि कहाँ कहाँ से आप पैसे कमा रहे हैं। तो रेवेन्यू हमने पहले देख लिया कि रेवेन्यू आप आइडेंटिफाई करते हैं इन्वेस्टर को बताने के लिए कि देखो इसमें पैसा है इस बिजनेस में और मैं कहाँ से कमाऊंगा पैसा। इसके अंदर मैंने नंबर्स नहीं दिए हैं इस वक्त, नंबर्स आप, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स हैं आपके पास नंबर होंगे नहीं, आप लोग जो अपने बिजनेस प्लान के अंदर दे सकते हैं नंबर्स आप एस्टिमेट करके, लेकिन वो वही वाली बात है अभी, क्योंकि दिस इज नॉट अ फाइनेंस कोर्स, और वो हम उसको बाद में अगर आप लोग इसको लेके आगे जाना चाहते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली। मगर अभी फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स जस्ट रिमेंबर यू हैव टू हैव मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। बेस्ट होता है कि अगर आपकी टीम में कोई एक फाइनेंस का आदमी हो जो कि ये नंबर्स और मॉडलिंग और उसकी सारी साइड वो देख ले, क्योंकि ये काफी टेक्निकल होता है। अनलेस कि आपको खुद अकाउंटिंग और फाइनेंस आती है तो मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड दैट इट्स बेस्ट टू हैव समबडी अ स्पेशलिस्ट ऑन हैंड। जो सेकंड सेक्शन है जिसके अंदर मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस, या इसको गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। इसके अंदर आपका समझे चैनल मार्केटिंग, आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रेटेजी जो दिखाए कि जो जो चीजें आपने सोची हैं चैनल रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, वो एक अगेन एक कोहेरेंट स्टोरी बन रही हो कि यार आप कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरह आपने सोचा है इसको प्रेजेंट करने का, मार्केटिंग करने का। तो दिस जो ये वाला होता है सेक्शन, ये आपको बताता है कि किस तरह से कस्टमर से आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे और आप अपनी ब्रांड को एक्सपैंड करोगे। तो गोइंग बैक टू दैट सेम एग्जांपल जो पहले हम लोग यूज करें नॉन प्रॉफिट उसकी बिजनेस की, तो गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है फॉर एग्जांपल। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी वो ये कि रमजान में इंशाल्लाह ये लॉन्च होगा। रमजान में क्योंकि सब लोग ज़कात और चैरिटी वैसे ही देने के लिए ढूंढ रहे होते हैं जगह, हम क्या करेंगे रमजान में ये लॉन्च करेंगे बिजनेस। इसके साथ एक मीडिया ब्लिट्स होगा कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग,
ऑनलाइन मार्केटिंग, वो सब करके लोगों को, ट्रैफिक को लाएंगे कि जो ढूंढ रहा होगा ऑनलाइन कहीं पे भी कि यार आई हैव टू डोनेट, तो जब भी डोनेट, ज़कात, इस तरह के कीवर्ड आएंगे तो हमारा नाम रिजल्ट में शो होना चाहिए। उससे क्या हो रहा है, कस्टमर हमारा फोकस कर रहे हैं, कस्टमर जो है हम टारगेट किसको कर रहे हैं, यूथ को कर रहे हैं, पेरेंट्स को कर रहे हैं, हम उनको कर रहे हैं, इंडिविजुअल डोनर्स को कर रहे हैं, और कंपनी उनको कर रहे हैं जो ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं हम किसको सपोर्ट करें। टारगेट लिख दिया एक एस्टिमेटेड की जी, टारगेट क्या है कि हम एटलीस्ट इतने सारे 40,000 यूनिक इंप्रेशन फ्रॉम कराची एंड अदर अर्बन सेंटर्स, हमारा ये प्लान है करने का। तो ये स्टेज 1 हो गया। स्टेज 2 क्या है कि जी समर आएगा तो अब तो खैर ये चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अब इंटर्नशिप तो सॉरी वो दूर की बात, जॉब्स की अब तो इंटर्नशिप भी मिलना मुश्किल हो रही है। मगर ये था कि फ्यूचर में क्या है, यूनिवर्सिटीज को लेके आएंगे, और तीसरा क्या था, कंपनीज के साथ जाके मिलके उनको हम कन्विंस करेंगे। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज, कस्टमर्स और टारगेट कि हम करना क्या चाह रहे हैं। इस फॉर्मेट पे आप एक गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये करता क्या है, आपकी जो चैनल्स है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, उसको समराइज करके एक पेज के अंदर साल भर का मैंने अपना मार्केटिंग प्लान दे दिया है। तो जो भी इन्वेस्टर है उसको ये देखते ही साथ पता चल जाएगा, अच्छा ये इसने सोचा हुआ है, ये इस तरह काम करेगा। तो ये आपका सेकंड सेक्शन होता है बिजनेस मॉडल का। तो पहले हमने बात की रेवेन्यू की, कि आप रेवेन्यू कैसे रियलाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज हो गई हाउ डू यू बिल्ड अ गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, कि आप मार्केट में जाके क्या करेंगे। अगर आप लॉन्च कर चुके हैं तो आप इसमें रियल डेटा दे सकते हैं कि हमने लॉन्च कर दिया, हमने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर दिए, और अब सेकंड स्टेज में जाके हम ये करेंगे, और तीसरे स्टेज में जाके ये करेंगे, चौथे स्टेज में जाके क्या करेंगे। अगर आपने लॉन्च नहीं किया तो आप अपनी विश बता रहे होते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या आपका प्लान है, क्या आप वो बनाने जा रहे हैं, ताकि कस्टमर को, जो इन्वेस्टर है, उसको ये पता चल जाए। 7th चीज जो है वो है कंपटीशन। इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, अब आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना ली है, अब वो आप वैक्यूम में तो काम नहीं कर रहे ना, मार्केट में कोई ना कोई और प्लेयर होगा, कुछ सोच रहा होगा, कुछ करना चाह रहा होगा। जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपटीशन, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग इन रिटर्न, ताकि एक वो हो जाए, आप क्रिएट कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ मुकाबले में कौन कौन बैठा हुआ है। अगर आप वाहिद हैं तो आप मोनोपोली होते हैं, अगर और कंपनीज होती हैं तो आपको बेस्ड ऑन द कंपटीशन दैट यू आइडेंटिफाई, आप एक, फिर इसके बाद जो सेक्शन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसके अंदर दिखा रहे होते हैं कि इतने सारे कंपटीशन में प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे हुए, मैं क्या यूनिक करने जा रहा हूँ, व्हाट इज द मैजिक मोमेंट दैट आई एम क्रिएटिंग, जो कोई और कर नहीं सकता। तो अगर जैसे उबर या करीम अपने आप को देखे तो उसके साथ इतने सारे कंपटीशन में थे लोग। करीम के लिए कौन है, लिफ्ट भी है, लाइम बाइक भी है, उबर भी है, ओला है, स्कूट है, जेटी है, ये सारी कंपनीज हैं जो साइकिल्स और मोटरसाइकिल्स और उनमें डील कर रही हैं। तो अगर वो डिसाइड करेंगे किसी बिजनेस में घुसने के लिए, किसी मार्केट में घुसने के लिए, वो ये देखेंगे यार मेरे साथ मुकाबले में है कौन, कितने लोग हैं, किस मार्केट में मैं एंटर हूँ, कहाँ मुझे फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा। तो उससे आपकी फिर आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग हो जाती है कि यार मैं ऐसा मार्केट में जा रहा हूँ जहां इस तरह का कोई और प्लेयर नहीं है, या किसी और ने ऐसा सोचा ही नहीं था करने का, I'll be the first one to do it. So that makes a strong case, and that is where you create your magic moment, which is the next portion, जो कि underlying magic. What is your business unique value proposition that no one can take away from you? क्या चीज आप ऐसा करें जो आपकी अपनी क्रिएटेड चीज है, सब आप ओन कर सकते हैं कि देखो मैंने ये इजाद की है, मैंने ये बनाई है। कंपटीशन आ भी जाता है तो आप कह सकते हैं देखो मेरे पास जो फ्लेवर है वो तुम कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप पिज्जा शॉप खोलते हो और आपके पास कोई घर का मसाला ऐसा है जो आपने सोचा हुआ था, वो कोई और कंपटीशन बना ही नहीं सकता। ओपीटीपी की जो गार्लिक फ्राइज और गार्लिक मेयो फ्राइज होती है, वो कोई और कंपटीशन में नहीं है जो उस तरह की गार्लिक मेयो की फ्राइज बना सके। फ्राइज तो सबकी बराबर है, आदमी फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, सड़क पे ठेले वाला भी उस तरह दे देता है, लेकिन जो ओपीटीपी की गार्लिक मेयो है वो डिफरेंट है टेक्सचर में, टेस्ट में, जो दूसरों के पास नहीं है। कोका कोला का जो फ्लेवर है वो पेप्सी से बहुत डिफरेंट है। तो इफ यू हैव अ फ्लेवर एंड अंडरलाइंग मैजिकल कॉन्सेप्ट जो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, दैट इज व्हाट यू ट्राइंग टू डू। तो इज देयर सम प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, रिसोर्स या कस्टमर सर्विस जो आपको दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाता है। तो अगर कोलाची जाके आप खाना खाते हैं और वहां जाके आपसे वो कस्टमर सर्विस टॉप नॉच दे रहे हैं, किसी ने नहीं रोका दूसरों को ये सब करने से, लेकिन वो करते नहीं है। बराबरी में सज्जाद है या कबाबजीज है या जो भी है, दे डू नॉट हैव दैट सेम लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस जो कोलाची जिस पे प्राइड करता है और जो उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है। तो दैट इज वेयर योर बिजनेस इज अंडरलाइंग मैजिक कम्स इन। का आइडिया है, और वो उसमें मैंने 3 अलग सेक्शंस के लिए बहुत यूनिक सेट ऑफ फीचर्स दिए हुए हैं, और सबको उनको मैं सेटिस्फाई करके रख रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट से मैं कभी पैसे नहीं लूंगा, चार्ज नहीं कर रहा उनको। मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ढेर सारे ऑफर दे रहा हूँ, कह रहा हूँ जो तुम कमा रहे हो चैरिटी में वो तुम्हारे पैसे, तुम लोगों की मदद करो, उससे मुझे उसमें से 1 रुपए नहीं चाहिए। मैं कमाऊंगा जाके दूसरे एरिया से, जो मेरी एडवर्टाइजिंग थी, मेरी रेवेन्यू मॉडल्स थी, वो बिल्कुल अलग है। तो दैट इज
द वे आई एम क्रिएटिंग मैजिक। कस्टमर्स को वो कॉर्पोरेशंस को अलग सेट ऑफ सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, बड़ी प्रोफेशनल लेवल की। डोनर्स को एक अलग सेट ऑफ सर्विसेज है जो उनकी नीड के लिहाज से, कि जो उनको चीजें चाहिए। इस तरह से आप अपने बिजनेस मॉडल को एक यूनिक वैल्यू और यूनिक फ्लेवर देते हैं कि जिसकी वजह से कि जो इन्वेस्टर हो या जो भी पोटेंशियल वो सपोर्टर हो आपका, उसको नजर आए हाँ यार इस बिजनेस के साथ मुझे अटैच होना है, मुझे फायदा होगा, ये लोग भी ग्रो करेंगे, मैं भी ग्रो करूंगा, मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे मेरे। तो यू थिंक ऑफ वेज टू क्रिएट दैट मैजिकल एक्सपीरियंस। और फाइनली आपका आता है कि व्हाट इज द हु आर द टीम मेंबर्स हु आर विद यू ऑन योर जर्नी। आपके बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में कौन है, कौन सीनियर लोग हैं, अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है, किसी का कोई बड़ा आदमी है, उसका नाम है आपके साथ, आप उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस आर दे ब्रिंगिंग टू द टेबल, सही है, जिसकी वजह से आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाती है। तो आप अपनी प्रोफाइल देते हैं, आप अपने पार्टनर्स की प्रोफाइल देते हैं, आप इसके अंदर एडवाइजर दे सकते हैं इसके ऊपर कि इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है। तो अगर आपके फैमिली में या कोई वैसे में है, रिलेटिव्स में, या कोई ऐसे अंकल या जान पहचान है किसी से जो कहते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हारे बिजनेस को हेल्प करूंगा, तो आपके जो एडवाइजर्स हैं यू कैन टॉक अबाउट देम एंड ऐड दैट एज वेल। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड दैट बिजनेस पिच प्रपोजल, सही है। तो ये आपकी बिजनेस पिच को मैंने कॉम्प्रहेंसिवली डिस्कस कर लिया है। अब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है इससे रिलेटेड। ये 9 चीजें हैं जो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करनी है, और इसको ये कि आप लेके और थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो है कि 9 चीजें जो मेंशन्ड है उनको आपको एक्सप्लेन करना है। और सेकेंडली इसके अंदर ये कि जो डिजाइन और जो उस पर आप काम करें दैट शुड बी कीपिंग इन माइंड कि हो सकता है किसी जज को या पैनल को दिखाई जाए, तो आपको अपने आइडिया को उस तरह से सोचना पड़ेगा कि यार मेरा आइडिया क्या है, इज इट स्ट्रॉन्ग, इज इट समथिंग वर्दी ऑफ गोइंग फॉरवर्ड एंड बिकमिंग बेटर। तो आपको ये देखना होगा। तो ये आपका बिजनेस प्लान का रिपोर्ट की तो आपको चीजें मिल चुकी हैं जो आपको फिल करनी है। ये प्रेजेंटेशन भी डिस्कस हो गई। तो अब आपके पास बुक रिपोर्ट की हमने डिस्कस कर ली प्रेजेंटेशन, आपके बिजनेस प्लान की प्रेजेंटेशन डिस्कस कर ली जो कि पिच कहलाएगी, और आपकी दोनों रिपोर्ट के वो आपको मैं दे चुका हूँ कि क्या क्या चीजें हेडर्स हैं और वो जो आपको लिखने होंगे। तो अब आप जो है अगर आपने रिपोर्ट ऑलरेडी बना ली अपनी बिजनेस प्लान की, आप उसमें से नगेट्स उठा के इस तरह से स्लाइड्स बनाना शुरू कर दें। तो ये कवर कर देता है द एंटायर थिंग। ये याद रखें कि क्या चीजें होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में, क्या नहीं। तो व्हाट आर द थिंग्स आई वुड नॉट वांट टू सी इन अ प्रेजेंटेशन। टेक्स्ट डंप नहीं होना चाहिए, आप तस्वीरों को यूज करें, ग्राफिक्स यूज करें, वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो डालें। ये नहीं हो कि स्लाइड के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई और मुझे ऑडियो में आपकी सिर्फ पढ़ने की आवाज आ रही हो, ये हम करने जा रहे हैं, द स्लाइड इज दिस, और वो आप बस वही जो स्लाइड पे लिखा हुआ है उसी को पढ़ के मुझे सुना रहे हैं, वो तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तो इट शुड नॉट बी अ टेक्स्ट डंप। डिजाइन जो है उसके साथ खेलें, लुक एट डिजाइन ऑनलाइन, पावर पॉइंट के बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, आप उसको सर्च करें, जो डिजाइन अच्छी लग रही है उसको लेके आए, साफ होनी चाहिए, ब्लैक्स, व्हाइट्स, ग्रेज, इस तरह के कलर्स में खेलें कि यार कलरफुल भी हो सकती है, कोई हर्ज नहीं है, अच्छी एक बनी हुई डिजाइन हो, बोरिंग नहीं होनी चाहिए कि बस बैठा सुन रहा हूँ मैं 20 मिनट तक, जैसे मुझे सजा मिल रही हो कोई, कि मैं बैठ के आपकी वो सुन रहा हूँ प्रेजेंटेशन, जी फिर ये होता है, फिर ये होता है, मैं ये कर रहा हूँ और मेरा नाम उमर है फला, जो भी। आप उसको इंटरेस्टिंग बनाए, इट शुड बी एंगेजिंग प्रेजेंटेशन। पैशन होना चाहिए कि व्हाटएवर यू आर टॉकिंग अबाउट देयर शुड बी सम आइडिया या सम स्पार्क बिहाइंड इट, कि देख के आदमी को वो कि यार हाँ यार ये इस आइडिया में इंटरेस्टेड है या दे केयर अबाउट दिस आइडिया। और वही है कि प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए, नहीं होंगे तो यानी फिर वही मसला होगा कि ग्रेडिंग का फिर आपको इशू होगा। तो क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, तो यू शुड बी टेलिंग अ स्टोरी। आप उसको बिल्ड करेंगे, देखें ये होता है पाकिस्तान में, ये मसले हैं, मैंने खुद ये अपनी आंखों से देखा है, ये मेरे घर वालों में ये हुआ, इसलिए मैंने ये इसको लेके आगे चला। आप अपना केस को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें कि हर स्लाइड के साथ और मैं बिलीव करूं यार ये आइडिया तो बिल्कुल टॉप नॉच है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान नीड्स, यही इनको करना चाहिए था, ये किसी और ने क्यों नहीं सोचा। तो ये जो है ये चीज आप इस पे काम करें, पॉइंट्स को रिपीट नहीं करें। अगर आपने तीसरी स्लाइड में एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है तो 5वीं और 8वीं में दोबारा वो रिपीट ना हो रही हो, ताकि ये ना हो कि मुझे लगे यार इन्होंने वही 4 पॉइंट है, हर स्लाइड में दोबारा नाम बदल बदल के इस्तेमाल किया है। डिजाइन शुड बी क्लीन, और वही जहां पॉसिबल हो आप इमेजेस, ड्राफ्ट, वीडियोस वो सब यूज करें, ताकि ये ना हो कि सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा हुआ और मैं बैठे टेक्स्ट पढ़ा हूँ, अच्छा ठीक है 1 2 3 4 सही है, अगली स्लाइड 1 2 3 4, अच्छा पिक्चर्स यूज करें, ग्राफिक्स यूज करें, वीडियोस यूज करें, उससे आपकी प्रेजेंटेशन एंगेजिंग हो जाती है। और ये सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं है, जिंदगी में कभी भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो टेक्स्ट कम से कम रखें, विजुअल सबसे ज्यादा रखें, लोग एंगेज रहते हैं प्रेजेंटेशन में, क्योंकि कुछ पढ़ने को नहीं होता ना। अगर पढ़ने की चीज होती है स्लाइड पे तो आदमी वही सुन रहा होता है, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन देने वाले को नहीं सुन रहा होता, क्योंकि उसको तो यार वही तो रट रहा है, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ।
तो वो जो चीज है आप हमेशा याद रखें कि अगर स्लाइड्स में डिजाइन होती हैं, इमेजेस होती हैं, ग्राफ्स होती हैं, मूवमेंट होती है, एनिमेशन हो रही है, राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, देखते हैं कि यार हो क्या रहा है। तो ये इस तरह समझे कि एक परफॉर्मिंग आर्ट है, ये आर्ट का स्टाइल है ये कि किस तरह आप देते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन इससे कंप्लीट हो जाती है। सेकंड सेक्शन अभी आज जो है मैं इसमें एक चीज डिस्कस करूंगा जो कि होती है फंड रेजिंग के बारे में कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि आप ये प्रेजेंटेशन तो मैंने आपको सब सिखा दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि ये दे क्यों रहे, पर्पस क्या है इसके पीछे, हु आर द पीपल यू आर प्रेजेंटिंग टू एंड व्हाई। तो ये थोड़ा मैं बिल्कुल बेसिक आपको दे रहा हूँ बिजनेस रिलेटेड, व्हाई आर पीपल मेकिंग पिचेस और उनका इंटेंशन क्या होती है। तो मेन रीजन व्हाई पीपल आर मेकिंग पिचेस इज फॉर फंड रेजिंग। तो फंड रेजिंग होती क्या है? फंड रेजिंग का पर्पस ये होता है कि यार मेरे पास एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, पैसे, आइडियाज, बंदे, मैं अपने बिजनेस को उस तरह नहीं बढ़ा सकता अनलेस कि मुझे कोई सपोर्ट मिलती है मार्केट से। तो मार्केट से मुराद ये है कि इंडस्ट्री में वेटरन्स बैठे हुए, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई है, 2 बिलियन का उनका प्रॉफिट है, लेकिन उनके पास आइडियाज नहीं है। अब वो तेल बेच रहे हैं तो वो तेल ही बेच रहे हैं, पैसा उनके पास बेपना पड़ा है, लेकिन उनको ये नहीं पता यार इस पैसे का करूं क्या। इन्वेस्ट भी कर दिया, कितना इन्वेस्ट करूंगा, कितनी प्रॉपर्टी लूंगा, कितना। तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं कि मेरे 1 रुपए के बदले में मुझे 100 मिले। तो वो जो है वो चीज आपका बिजनेस बन सकता है कि इफ यू कैन शो अनरियलाइज प्रॉफिट्स, दैट इज वेयर यू गेट बिग इन्वेस्टर्स टू सपोर्ट यू। लेकिन उसके लिए आपको एक अपना प्लान बनाना होता है। तो फंड रेजिंग का पर्पस ये होता है टू रेज मनी टू मेक योर कंपनी लार्जर देन इट वाज पॉसिबल अगर आप अकेले करते। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर स्टेजेस होती हैं। तो हम लोग जिस स्टेज पे होते हैं ये कहलाती है प्री सीड फंडिंग। जब आपका बिजनेस आइडिया ही होता है, आपने इसको बेसिक से एक लॉन्च किया हुआ होता है, आप पैसे रेज कर रहे होते हैं प्री सीड फंडिंग में कि यार मेरे आइडिया को इतने पैसे मिल जाए कि मैं इसका प्रोटोटाइप बना दूं, मैं इसको वर्किंग क्लास उसमें पहुंचा दूं। मसला क्या होता है, पाकिस्तान में प्री सीड फंडिंग बहुत रेयरली मिलती है। मुझे क्योंकि मेरा ये दिस वाज ऑल एन आइडिया एट दिस पॉइंट, क्योंकि हैविंग कनेक्शंस विद सर्टेन इन्वेस्टर्स एंड वो, मैंने प्री सीड फंडिंग अरेंज कर ली थी 5 लाख की। लेकिन यही वाली बात है कि उससे ज्यादा मुझे नहीं मिल रहे, क्योंकि क्या है अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है मार्केट में। तो जब तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता वो प्री सीड कहलाता है। सेकंड स्टेज क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है, इन द सेंस ऑफ कि यू हैव अ वर्किंग प्रोटोटाइप, आपने कहीं 1-2 एरिया में वो बिजनेस अपना लॉन्च कर दिया होता है, तो आप सीड फंडिंग रेज कर रहे होते हैं। क्योंकि अब आप डेटा दिखा सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट और उसको दिखा सकते हैं कि देखो ये मेरी आइडिया चल रहा था, पहले मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा था, से फॉर एग्जांपल एक मोहल्ले में, एक नेबरहुड में, एक सिटी में, अब मैं चाह रहा हूँ इसको लाहौर में भी स्टार्ट करूँ, इस्लामाबाद में भी स्टार्ट करूँ। तो सीड फंडिंग के पास आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, जो कि आपको स्टॉक या कन्वर्टेबल नोट्स के एवज, जो कि एक टर्म होता है कि आप जितने पैसे आपको दे रहे हैं उनको बाद में ये पैसे रिटर्न मिलेंगे, उस बेसिस पे वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो सीड फंडिंग का स्टेज होता है जब आपका आइडिया बन चुका होता है, आपने एक प्रोटोटाइप बना लिया होता है, मार्केट में टेस्ट करके अब आप उसको बेहतर करने जा रहे होते हैं, आप अपने आइडिया को पॉलिश कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं यार मैं 2 सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और हायर कर देता हूँ कि वो सिर्फ फुल टाइम इस आइडिया पे बैठ के सॉफ्टवेयर को अच्छा करें, कि बग्स खत्म हो जाए, लैग ना हो, ये सारी चीजें वो कर रहे हो। तीसरी स्टेज क्या होती है कि जो कि होती है अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स, ये सीरीज ए एंड बी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप कैपिटल रेज कर रहे होते हैं 1 से 2 साल के ऑपरेशंस और सैलरीज के लिए, क्योंकि अब आपका क्या होता है कि आपका बिजनेस चलने लग गया होता है, आपने दिखाया होता है कि देखिए मेरे पास बेयरली एनी इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ पैसे होते हैं आपके पास, आपने दिखा दिया कि देखिए मैं वो रिकवर कर रहा हूँ, जितने मेरी कॉस्ट है मैं उतना रिकवर कर रहा हूँ उसको। अब आप जब इन्वेस्टर के पास जाते हैं सीरीज ए या बी के लिए, तब इन्वेस्टर आपको 1 साल 2 साल के आप पैसे मांग रहे होते हैं, आप उससे मांग रहे होते हैं यार मुझे 10 मिलियन रुपए चाहिए, मुझे 10-20 मिलियन रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अब आपको बिजनेस आपका चल रहा है, आपने साबित कर दिया कि देखिए मेरे 10 लाख, मैंने 1 लाख रुपए खर्च किया था, 1 लाख रुपए मैं महीने के कमा रहा हूँ, तो मेरा बराबर हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो क्यों? अब आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, देखो अब हम मुझ में इन्वेस्ट करो तो हम फिर बहुत तेजी से बढ़ेंगे। तो आप अपनी ऑपरेशंस बढ़ाने की बात करते हैं, आप सैलरीज बढ़ाने की बात करते हैं, तो आप उससे इन्वेस्टर से बल्क में पैसे मांगते हैं ताकि उसी तरह आप तेजी से ग्रो कर सकें। चौथी चीज क्या होती है कि ये सीरीज सी एंड डी लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इसके अंदर आप पैसे मांग रहे होते हैं मार्केटिंग और उसकी एक्टिविटी के लिए। अब अगर आप नोटिस करें कि पाकिस्तान में 2-3 एड चले थे, एक तो था शायद बुकमी करके कोई वेबसाइट थी, जो ट्रैवल का वो था, जिसपे वो टिकटिंग और उसकी वो सर्विसेज दे रहे हैं, उनको एक कंपनी से इन्वेस्टमेंट मिली, लैक्सन इन्वेस्टमेंट से। हमने क्लास में बात की थी, मंडी एक्सप्रेस को जो है तकरीबन 150 नहीं तकरीबन शायद $750,000 उनको मिले लैक्सन इन्वेस्टमेंट कंपनी से। इन्वेस्टमेंट उनके उसमें थी बिजनेस आइडिया में,
ताकि वो बिजनेस अपना बढ़ा सकें। वो बिजनेस किस तरह बढ़ा रहे हैं, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी सेल्स टीम बढ़ा रहे हैं, अपने ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं जो वो खरीद सकते थे। अभी तक तो ये था कि वो सिर्फ क्लिफ्टन डिफेंस के लोगों को खाना बांट रहे थे। अब ये वो सोच रहे हैं कि हम और शहरों में जाएं और बड़ी अपना वो रीच बढ़ाएं, उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे। वो लैक्सन वालों ने उनको पैसे रेज करके दिए। तो ये सीरीज सी एंड डी कहलाती है, लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट, जो कि अमाउंट में भी ज्यादा होती है। $750,000 जो है वो बहुत मिलियन रुपए होते हैं। तो उनसे कंपनी को जो है अब वो स्टेबल ग्राउंड मिल गया है। अब वो फोकस करेगी सिर्फ बढ़ने के लिए कि यार अब हमें बड़ा होना है, अब सोच समझ के डिसीजंस लेने। और फिर फाइनली क्या होती है, मेज़ानाइन फाइनेंसिंग कहलाती है। ये उस वक्त होती है कि जब आप अपनी कंपनी को पब्लिक ले जा रहे होते हैं, शेयर मार्केट में उसको लॉन्च करने वाले होते हैं, कि आप स्टॉक मार्केट में जाके अपना नाम लिखवाने जा रहे होते हैं, फेसबुक हो गया, जो भी होगा। इस पॉइंट पे जितने पहले स्टेज में आपके इन्वेस्टर थे, उनको उनके पैसे में नजर आ रहे होते हैं कि हमें वापस मिल जाएंगे। क्योंकि जब मार्केट में जाता है तो हर शेयर की एक वैल्यू अटैच हो जाती है। अब फेसबुक में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो अगर उस वक्त उन्होंने सिर्फ समझे फेसबुक का एक प्रोग्रामर था जो शुरू में उसके साथ था, उसको उसने कह दिया यार मैं तुम्हें 3% शेयर दे रहा हूँ। 3% शेयर कुछ भी नहीं होते, लेकिन जब फेसबुक मार्केट में लॉन्च हुई थी तो हर शेयर $100 का बिक रहा था। तो अगर समझिए इसने 10,000 शेयर बनाए थे, उसकी 3% इसके पार्टनर के पास है, उसको बैठे बैठाए $3 मिलियन मिल गए। तो ये सब चीजें उससे फर्क पड़ता है। तो ये मेज़ानाइन फाइनेंसिंग आखिर में होती है जब आप कंपनी पब्लिक ले जा रहे होते हैं। हम लोगों को ख्वाब है हमारा कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं। अभी हम लोग के स्टेज पे हम लोग 1 या 2 के ऊपर बैठे हुए हैं। 1 क्या है कि प्री सीड फंडिंग, आपको अभी आपका सिर्फ एक आइडिया है, आपको पैसे चाहिए इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। अमूमन ये पैसे आपको जो है ना घर वालों से, इधर उधर से मांगे तांगे, अपनी सेविंग, ये सब लगा के करनी पड़ती है। सीड फंडिंग उस वक्त होती है जब आपके पास एक प्रोटोटाइप और एक वर्किंग बिजनेस होता है जो आप मार्केट में लेके जाते हैं कि प्लीज मुझे सपोर्ट करें आप। तो इसके अंदर ये होता है कैपेसिटी टू रेज। तो ये देखें, नीचे जो होते हैं वो इजी टू रेज होता है, ऊपर वाले जो है वो हार्डर टू रेज होते हैं। इजी टू रेज होता है स्टार्ट करने में क्विक लोनर्स। ये मतलब होता है कि जो लोग समझे घर में यू हैव एन अंकल जो कहते हैं यार मेरे पास 50,000 रुपए मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहाँ करूँ, 50,000 रुपए तो कोई लिफ्ट भी नहीं कराता। तो आप उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप कहते हैं आप मुझे 50,000 रुपए ने, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, सामान लेने में, इन सब चीजों में, और मैं 50,000 के बदले आपको 70,000 दूंगा। अब उनको बैठे बैठाए अगर समझो 6 महीने में 20,000 का प्रॉफिट हो जाता है 50,000 पे, उनका क्या जा रहा है। तो ये छोटे वो होते हैं क्विक लोनर्स, पैसे देंगे निकलेंगे बाहर, उनको ये बस पैसे दो निकलो, पैसे दो निकलो। तो ये चीज होती है। दूसरा उससे आसान होता है क्राउड फंडिंग। आपने मार्केट में ऐड दिया वो कि आप दोस्तों से चंदा ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यार सब लोग जो है मिलकर $10 भी मुझे दे दो तो मेरा एक बिजनेस बन जाएगा। तो वो क्या होता है, वो $10 के बदले में आप उनको कोई प्रोडक्ट देते हैं, कोई सर्विस देते हैं। समझे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे थे, आप उसको सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, लेकिन आपको पैसे मिल जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों से थोड़ी थोड़ी अमाउंट ले रहे होते हैं। क्रिएटिव फंडिंग होता है कि आप कोई टेक्निक यूज करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप अपना, आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेचनी है, आप उसके साथ साथ टी शर्ट्स बेच रहे हैं या अब आप कुछ और कर रहे हैं। हमने उसकी एग्जांपल देखी थी क्लास में। एयरबीएनबी ने इलेक्शन के टाइम पे सीरियल के डब्बे बेचे थे कि ओबामा ओस के नाम से और मकेन वो जो सीरियल था। तो वो इलेक्शन के टाइम में, क्योंकि हर कोई वो इलेक्शन में इधर उधर राइट लेफ्ट वो चीजें खरीद रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने अपने सीरियल बेचे $40 के डब्बे। वो क्या था कि उनको जो $40 लोग दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो वो पैसा। उनको बनाने की कॉस्ट पड़ी होगी शायद $10, $20 जो भी था, $30 उनकी जेब में जा रहे थे कि यार ये बिजनेस में दोबारा लगाओ। और उन्होंने कोई 10,000 यूनिट या 20,000 यूनिट बेचे थे उन सीरियल के। वो जो पैसे आए उनको, वो उन्होंने बिजनेस में वापस लगा दिए। तो ये क्रिएटिव फंडिंग कहलाती है कि आप क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करते हैं पैसे रेज करने के। इसी तरह जब ऊपर जाते जाते हैं तो ये जो है ये और टेक्निकल होता जाता है नेचर इसका। आप जो है बैंक के पास जाते हैं, आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इंडिविजुअल इक्विटी और इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सबसे ऊपर है, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। इनमें मसला क्या होता है, इसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है। इन्वेस्टर्स आपको आसानी से पैसे नहीं देते, चीखते चिल्लाते रोते तब वो पैसे देंगे, आपसे 100 किस्म के डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे। तो इस तरह ये टेक्निकल नेचर मुश्किल होती जाती है। तो सबसे आसान होता है आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और उन लोगों को अप्रोच करके अपना बिजनेस बढ़ाना स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है आप फिर अपने टेक्निकल जितना आप होते जाते हैं, आप अपने आप को ग्रांट्स में अप्लाई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कामयाब जवान स्कीम है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप फॉरेन ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई सोशल कॉज में काम कर रहे हैं। और इस तरह से आप फिर इंडिविजुअल इक्विटी और उनके पास भी जा सकते हैं। और बीच के जो सेक्शन है ये फाइनेंशियल मनूवरिंग और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस और बैंक लाइन, ये होता है कि आप बैंक से कर्जा ले लेते हैं, आप अपने कॉस्ट को इधर उधर कर रहे होते हैं। आपने फाइनेंशियल मनूवरिंग क्या होता है कि समझे आपका क्लाइंट है, आप उसको कहते हैं यार देखो मैं तुम्हें, तुम मुझे मैं तुमसे ऑर्डर लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, आप उससे
गत्ते के वो ले रहे होते हैं पैकेजिंग, वो आपसे हर महीने बिल दे देता है आपको, आप उससे कहते हैं यार मैं तुम्हें इस महीने पैसे नहीं दूंगा, मैं अगले महीने दूंगा, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट मिला के दूंगा। तो ये कि अगर मैंने तुमसे 1 लाख का माल खरीदा है, मैं तुम्हें 1 लाख नहीं दूंगा अभी, मैं अगले महीने जाके तुम्हें 1,10 दूंगा। अब अगर वो राजी हो जाता है उस पर, तो आपकी तरफ क्या है, 10,000 कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन इस महीने के लिए 1 लाख रुपए आपकी जेब में रह गए। उससे आप अपने बिजनेस को और बढ़ा लें और एडवांस कर लें, ताकि अगले महीने अगर आपको 1,20 भी देना पड़े, ताकि उसने आपको जो लोन एक्सटेंड किया था, तो ये कहलाता है फाइनेंशियल मनूवरिंग। आप अपने पैसों को कहीं कम कर रहे हैं, कहीं ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, तरीके सोच रहे हैं इंटेलिजेंटली कि अपने पैसे बचाने के लिए कि वो बाहर ना जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसे आपके पास रहे, ताकि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको और बड़ा कर सकें। तो ये हो गया कैपेसिटी टू रेज। तो ये जो चीजें हैं, 2 स्लाइड्स, ये कैपेसिटी टू रेज और वो कौन से सीरीज ABC जो वो वाला होता है, ये आपकी नॉलेज के लिए। आप लोग अगर अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट टू नो अबाउट। लेकिन इफ यू प्लान ऑन डूइंग अ बिजनेस, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो दिस इज द सेक्शन ऑन हाउ डू यू गिव अ पिच। और उसके लिए ये जो इसमें लेसन्स है ना रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, या आप अपने किसी भी कोर्स में, किसी भी जॉब में उसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी सेम होती है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्टोरी सुनानी होती है, तस्वीरें इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ डेटा जाके आप डंप कर देते हो और खड़े होकर पढ़ने लगते हैं, तो जो भी बॉस है, IBA और उनके स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जा रहा होता है, सिर्फ यही सिखाया जा रहा था किस तरह प्रेजेंटेशन दो। अब उनको हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं आता हो, आप लोगों को लाख दर्जे बेहतर आती हो, लेकिन प्रेजेंटेशन देने में वो सारी चीजें, क्योंकि उनको बुलशिटिंग करना है, उसके वो पहले सेमेस्टर से सिखाया ही जा रहा होता है। तो आपका काम क्या है, यू हैव टू बिल्ड अप ऑन दी स्किल्स एज वेल। किस तरह से प्रेजेंटेशन दी जाती है, किस तरह इंप्रेस किया जाता है लोगों को, उसकी बेसिस पे आप फिर जाके जब मार्केट में जाएंगे आप जॉब के लिए, यू कैन आस्क फॉर मोर मनी, यू कैन आस्क फॉर अ बेटर पोजीशन, यू कैन गेट इनटू दीज कॉम्पिटिटिव रोल्स इन गुड कंपनीज, जहां आपने सोचा था कि यार मैं अप्लाई करके क्यों अपना वक्त जाया करूं। तो ये चीजें हेल्प करेंगी आपको फ्यूचर में भी, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। So with this, we end the session. And if there's any other questions, you guys can contact me again on WhatsApp or via email. And now you have all the tools necessary to start on your business plan as well. तो आप लोग उसको भी start कर दीजिएगा देखना इसका। और इसकी भी यही है कि business plan की जो presentation है, ये 15 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वाली बात है कि इतने सारे ग्रुप्स हैं जो अपने आइडिया शेयर करें। 15 मिनट के अंदर आपको ये आइडिया सेल करना है, अपना स्टोरी बनाएं, टाइम मैनेज करें। 15 मिनट के अंदर वही 9 स्लाइड्स जो हैं, 9 से लेके 15 तक आप जा सकते हैं। स्लाइड्स आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा नहीं जा सकते आप। तो ये याद रखें बस। और उसकी जो है प्रेजेंटेशन बना के यू कैन सबमिट दैट फॉर रिव्यू देन। ठीक है, एवरीवन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। चलें, अल्लाह हाफिज।